हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो है डाउबर्ट्स और फायर स्टैंडर्ड पे। किस पे? डाउबर्ट्स एंड फायर स्टैंडर्ड पे। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसे FIRE स्टैंडर्ड भी कहते हैं, कई लोग इसे FIRE फायर स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो है यूएस का। इंडिया पे हम ये स्टैंडर्ड्स नहीं मानते, हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है। क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को हम फॉलो करते हैं और इसी के बेसिस पे एक्सपर्ट टेस्टिमनी हम फॉलो करते हैं। एक्सपर्ट टेस्टिमनी। अभी एक्सपर्ट टेस्टिमनी क्या है? एक्सपर्ट टेस्टिमनी वो टेस्टिमनी होती है जैसे कि कोई कोर्ट पे कोई केस है, तो अगर वहां पे साइंटिफिक एरिया प्रूव करना हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई DNA रिपोर्ट है। क्या है? कोई DNA रिपोर्ट है, तो इस DNA रिपोर्ट को प्रेजेंट भी करना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि जो कोर्ट में प्रेजेंट लोग हैं उनको बायोलॉजी और सेरोलॉजी या फॉरेंसिक बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं है। वहाँ जो कोर्ट में लोग हैं, जो जजेस हैं, जो भी पीपल वहाँ कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो DNA रिपोर्ट नहीं समझ पाएंगे। तो DNA रिपोर्ट को समझाने के लिए जिसने इस DNA रिपोर्ट को बनाया है या जो भी इस पे DNA रिपोर्ट पे जिसने भी वर्क किया है, उस पर्सन को हम इनवाइट करेंगे कोर्ट में टू एक्सप्लेन द DNA रिपोर्ट कि उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या किया। इसे एलैबोरेट करने के लिए हम बुलाएंगे एक्सपर्ट को। किसे बुलाएंगे? एक्सपर्ट को। और यही एक्सपर्ट जो आएगा कोर्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने या अपनी DNA रिपोर्ट को समझाने, तो वो कहलाएगा एक्सपर्ट टेस्टिमनी। क्या कहलाएगा? एक्सपर्ट टेस्टिमनी। तो ये जो ये डाउबर्ट्स और FIRE स्टैंडर्ड है, जो ये डाउबर्ट्स और FIRE स्टैंडर्ड है, ये एक्सपर्ट टेस्टिमनी से डील करती है। एक्सपर्ट टेस्टिमनी से डील करती है। और ये कहाँ का सिस्टम है? यूएस का सिस्टम है। कहाँ का सिस्टम है? यूएस का सिस्टम है, ये याद रखेंगे। बट हम पढ़ते हैं इस सिस्टम को हमारे सब्जेक्ट में। तो ये शुरू कैसे हुआ? डाउबर्ट का जो स्टैंडर्ड है ये है रूल ऑफ एविडेंस। क्या है? रूल ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी। ठीक है। अब जरूरी नहीं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बीइंग एक्सपर्ट आप कोर्ट जाके कुछ भी कह देंगे और वो मान लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड पर्सन है, अगर आपको एक्सपीरियंस भी है, बट अगर आप कोर्ट में जाके अपना कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। एडमिसिबल नहीं होगा मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके भी आपको अपना जो भी विटनेस है या आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फाइंडिंग्स बताना चाहते हैं, आपने कुछ एनालिसिस किया है, कुछ रिजल्ट आपके पास है, अगर आप वो एक्सप्रेस यहाँ पे बताना चाहते हैं तो वो तभी एडमिसिबल होगी जब आपने रूल्स फॉलो किए। ठीक है। कुछ जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है वो रूल्स पे चलता है। किस पे चलता है? रूल्स पे चलता है। और जब आपने रूल्स फॉलो किए हैं तब जाके वो आपका जो एविडेंस है वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, मतलब कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। कोर्ट कोई भी ऐसे एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करता जो रूल के बिना आपने क्रिएट किए हैं या बिना आपने स्टैंडर्ड को फॉलो किए हुए बनाए हैं। तो ऐसा ही डाउबर्ट स्टैंडर्ड में भी होता है। डाउबर्ट स्टैंडर्ड क्या है? मैंने बोला यूएस का स्टैंडर्ड है जो कि एक्सपर्ट टेस्टिमनी से डील करता है। एक्सपर्ट टेस्टिमनी कौन? जो कोर्ट में जाते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने या जो कोर्ट में जाते हैं अपनी एनालिसिस की फाइंडिंग्स बताने। तो उनका जो विटनेस बन के जाते हैं ना, वो विटनेस होते हैं जब वो कोर्ट जाते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने, जब वो कोर्ट जाते हैं टेस्टिमनी देने, या हम कहें वो गवाह बन के जब वो कोर्ट जाते हैं, तो वो भी अपना जो भी उनका जो गवाही वो देते हैं वो हमेशा मानी नहीं जाती, और उनकी गवाही तब मानी जाएगी जब उन्होंने कुछ रूल्स फॉलो किए, जब उन्होंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है, तब उनकी गवाही मानी जाएगी। और वो गवाह कैसे हैं? वो एक्सपर्ट हैं, वो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो इस वजह से वो एक्सपर्ट गवाह होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपर्ट विटनेस होते हैं। एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो ये भी जो डाउबर्ट स्टैंडर्ड है वो भी रूल ऑफ एविडेंस पे
वर्क मतलब रूल ऑफ एविडेंस को वर्क करता है, और रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी कि कौन कौन से ऐसे एडमिसिबल स्टैंडर्ड है एक्सपर्ट विटनेस की, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मान ली जाएंगी कोर्ट में, तो ये इसी से डील करता है। अ पार्टी में रेज अ स्पेशल मोशन ऑफ लिमे, ये लैटिन वर्ड है मोशन ऑफ लिमे, इसका मीनिंग होता है एट द स्टार्ट, इसका मीनिंग होता है एट द स्टार्ट। क्या होता है? एट द स्टार्ट। इट इज यूज्ड टू एक्सक्लूड सर्टेन टेस्टिमनी, और ये क्यों यूज किया जाता है? अगर हमें कोई टेस्टिमनी को एक्सक्लूड करना है, क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। द रेज बिफोर ड्यूरिंग ट्रायल टू एक्सक्लूड द प्रेजेंटेशन ऑफ अनक्वालिफाइड एविडेंस टू द ज्यूरी। तो इस सेंटेंस का मैं आपको मतलब बताती हूँ। पार्टी में रेज मतलब कोई भी ऐसी पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ केस किया है, किसी के अगेंस्ट केस किया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मोशन ऑफ लिमे का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एट द स्टार्ट, और ये यूज किया जाता है किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी टेस्टिमनी को, किसी भी गवाह को एक्सक्लूड करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट है या कोई ऐसा गवाह है जो अनक्वालिफाइड एविडेंस दे रहा है, या जो एविडेंस है वो अनक्वालिफाइड है, हमारे केस से रिलेटेड नहीं है, या कोई अलग ही गवाही चल रही है यहाँ पे, तो आप इस मोशन ऑफ लिमे का इस्तेमाल करके उसे उस केस से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप अनक्वालिफाइड एविडेंसेस को अपने केसेस से इंक्लूड कर सकते हैं मोशन ऑफ लिमे का यूज करके। तो कोई भी पार्टी ये कर सकती है। मैंने केस किया है, मुझे कोई एविडेंस अनक्वालिफाइड लगता है, तो मैं इस पावर का यूज करके उसे क्या कर दूंगी? एक्सक्लूड कर दूंगी हमारे केस से। ठीक है। अब ये जो डाउबर्ट ट्रिलॉजी है वो 3 फेमस यूएस के सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। क्या है? यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां के 3 फेमस केसेस थे जिसे हम कहते हैं डाउबर्ट ट्रिलॉजी। फर्स्ट तो केस है डाउबर्ट वर्सेस मैरिल डॉ फार्मास्यूटिकल्स का। दूसरा है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और जॉइनर का। वर्सेस मींस जो डाउबर्ट वर्सेस मैरिल डॉ फार्मास्यूटिकल्स। अगर मैंने किसी कंपनी पे केस किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोला कंपनी पे केस कर दिया कि इनका जो मटेरियल है वो बहुत घटिया है, वो टॉयलेट क्लीनर है, अगर मैंने बोल दिया, तो केस कैसे बनेगा? दीक्षा शर्मा वर्सेस कोला कंपनी। तो ये वर्सेस कब बनता है? जब किसी पर्सन ने किसी कंपनी पे या किसी अदर पर्सन पे केस कर दिया हो। तो 3 फेमस केस थे, डाउबर्ट वर्सेस मैरिल डॉ फार्मास्यूटिकल्स, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी वर्सेस जॉइनर, थर्ड था कुमो टायर वर्सेस ये कैमरलेट, ऐसा कुछ था। तो ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ही वियर्ड है, तो आप देख लेना, ये लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट ये 3 फेमस केसेस थे जिनके बाद ये डाउबर्ट का स्टैंडर्ड बना। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? ये स्टैंडर्ड बना क्या? अभी हम स्टैंडर्ड बाद में पढ़ेंगे, पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। तो एक फैमिली थी जिसके पेरेंट्स और चिल्ड्रंस दोनों ही इन्वॉल्व हुए थे केस में। हु वर द प्लेंटिफ्स? जिन्होंने केस किया था, जो केस करते उन्हें कहते हैं प्लेंटिफ्स। इन अ केस इन्वॉल्विंग एलिज्ड बर्थ डिफेक्ट which were caused by mother's injection of an ingestion है, इसको इंजेक्शन करो, इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन करो, इंजेक्शन। ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जो कि कोई मदर थी, उसने इंजेस्ट किया था एंटी नोजिया ड्रग। आप एंटी नोजिया ड्रग कब खाते हो? जब आपका जी में चलता है या ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग का सिचुएशन होने वाला है, तो वो जो नोजिया वाली फीलिंग होती है उसके लिए एंटी नोजिया ड्रग खाते हैं। तो कोई जो विमेन्स होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उनको नोजिया की कंडीशन ज्यादा होती है। तो एक विमेन थी, स्टोरी के जैसे समझो, एक विमेन थी जो थी प्रेग्नेंट और उसने एंटी नोजिया ड्रग खाई थी जिसका नाम है बेनेडिक्ट। ये मेडिसिन का नाम है, जो कि किसने मैन्युफैक्चर करी थी, किसने बनाई थी और मार्केट किसने करी थी? मैरिल डॉ फार्मास्यूटिकल्स ने ये मेडिसिन बनाई थी। और इस मेडिसिन को एक विमेन ने इंजेस्ट किया, खाया, क्योंकि उसे नोजिया की फीलिंग आती थी। तो एंटी नोजिया ड्रग मैरिल डॉ फार्मास्यूटिकल कंपनी की उसने ले ली। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि उसने वो मेडिसिन खा ली। द डिफेंस एक्सपर्ट कंक्लूडेड, फिर डिफेंस एक्सपर्ट, तो उन्होंने क्या केस किया था? जो ये जो प्लेंटिफ्स थे, जो ये मदर वाला पार्टी है
जिस विमेन ने एंटी नोजिया ड्रग खाई थी, तो उनका ये मानना था कि उस मदर ने, उस विमेन ने जो मैरल फार्मास्यूटिकल कंपनी की मेडिसिन है, एंटी नोजिया ड्रग मेडिसिन बेनेडिक्ट, जो उसने खाई, उसकी वजह से उनके चिल्ड्रन को बर्थ डिफेक्ट हो गए। ठीक है, उनका बच्चा डिफेक्टेड हो गया, तो उन्होंने केस कर दिया इस फार्मास्यूटिकल कंपनी पे कि इनकी मेडिसिन खाने की वजह से हमारे बच्चे पे बर्थ डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो उन्होंने केस किया, तब वो प्लेंटिफ पार्टी हुई जिन्होंने केस किया। तो डाउबर्ट वर्सेस मैरल फार्मास्यूटिकल कंपनी का केस बना। तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मेडिसिन बनाई थी, वो फिर उस पे एग्जामिनेशन होने थे। तो जो डिफेंस का एक्सपर्ट था, डिफेंस का एक्सपर्ट क्या कहता है, डिफेंस एक्सपर्ट कंक्लूडेड दैट द बेस्ड ऑन हिज रिव्यू, उसने रिव्यू किए मल्टीपल पब्लिश्ड स्टडीज, जो स्टडीज पब्लिश हुए इससे रिलेटेड उसने उसे रिव्यू किया है, और ये पता लगाया है कि मेडिसिन जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो अब आपको पता है कि 9 महीने का पूरा पीरियड होता है, तो 9 मंथ्स मीन 3 and 3, 3, अगर ये अपन ऐड करेंगे तो ये 9 मंथ का कोर्स हो जाता है। तो ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, नेक्स्ट के 3 मंथ्स सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, और लास्ट का जो रहता है वो लास्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3rd मंथ प्रेगनेंसी के अगर कोई भी पर्सन इस एंटी नोजिया ड्रग मेडिसिन खाता है तो कोई भी बर्थ डिफेक्ट के रिस्क नहीं है। क्या बोला वो डिफेंस एक्सपर्ट? डिफेंस एक्सपर्ट ने बोला कि ये जो मैरल फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई है एंटी नोजिया ड्रग, वो अगर कोई विमेन अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी खाती है, मतलब पहले 3 महीने में भी अगर वो खाती है वो एंटी नोजिया ड्रग, तो ऐसे कोई भी रिस्क नहीं है कि उनके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आए। तो अब ये तो डिफेंस के एक्सपर्ट ने बोल दिया। क्या बोल दिया? डिफेंस के एक्सपर्ट ने बोल दिया कि नहीं, मेडिसिन खाने की वजह से इनके बच्चों को बर्थ डिफेक्ट नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ्स थे, जो अगली पार्टी थी जिन्होंने केस किया, वो डिसएग्री कर गए इस बात पे। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं मान रहे। विद द डिफेंस एक्सपर्ट, जो डिफेंस का एक्सपर्ट था, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, हम नहीं मान रहे। उन्होंने क्या किया, दे काउंटेड 8 एक्सपर्ट्स, उन्होंने अपने 8 एक्सपर्ट अलग से बुलाए, और फिर उन 8 एक्सपर्ट ने क्या बोला कि ये जो मेडिसिन है ना, इट कुड कॉज बर्थ डिफेक्ट। अब वो 8 एक्सपर्ट्स कहते हैं एग्जामिनेशन करके कि ये जो दवाई है वो तो बर्थ डिफेक्ट कॉज करती ही करती है। अभी किस बेसिस पे बोल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग। उन्होंने कुछ टेस्टिंग करी है, रीएनालिसिस करी है, और प्रीवियसली पब्लिश्ड स्टडी के बेसिस पे वो कह रहे हैं कि जो दवाई है ये एंटी नोजिया ड्रग, वो बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है। तो यहाँ पे हो गई दिक्कत कि जो एक्सपर्ट थे, किसके एक्सपर्ट थे? डिफेंस एक्सपर्ट, जो डिफेंस पार्टी के एक्सपर्ट थे, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला कि हमारी दवाई बर्थ डिफेक्ट कॉज नहीं करती। हमने भी टेस्टिंग करी है, हमने भी पब्लिश्ड स्टडीज को रिव्यू किया है, और उन सब से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी दवाई बर्थ डिफेक्ट कॉज नहीं करती। अब ये जो प्लेंटिफ पार्टी थी, इनके जो अलग से 8 एक्सपर्ट इन्होंने बिठा के रखे थे, उन्होंने बोला कि हमने भी टेस्टिंग करी, हमने भी एनालिसिस किया, और हमने ये पाया कि ये जो दवाई है वो बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है। अब ये दिक्कत हो गई, ठीक है, कि उधर के एक्सपर्ट्स अपनी पार्टी के साइड ले रहे हैं, इधर के एक्सपर्ट अपनी पार्टी का साइड ले रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ? द कोर्ट ट्रायल रूल्ड द प्लेंटिफ एक्सपर्ट। The court ruled that plaintiff's expert evidence did not meet the general acceptance test for admission. तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट कहती है कि जो प्लेंटिफ पार्टी के एक्सपर्ट है, मतलब ये जो 8 एक्सपर्ट जिस पार्टी ने केस किया है, उसके जो अपने पर्सनल 8 एक्सपर्ट थे, उनके एविडेंस को उन्होंने नहीं माना, जो ये कह रहे थे कि हाँ बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने इसे नहीं माना कि जो वो 8 एक्सपर्ट कह रहे थे, और कोर्ट ने क्या बोला कि ये जनरल एक्सेप्टेंस को फॉलो नहीं करता। कोर्ट ने क्या बोला? ये जो तुम 8 अलग एक्सपर्ट्स हो जो ये कह रहे हो कि ये जो दवाई है एंटी नोजिया ड्रग वो बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है, ये जनरल एक्सेप्टेंस थ्योरी के अगेंस्ट है और हम इसे कोर्ट में नहीं मानेंगे।
ठीक है, ये जो प्लेंटिफ पार्टी थी जिन्होंने केस किया, उसके 8 एक्सपर्ट ने जो भी अपना रिव्यू दिया उसको कोर्ट ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो जनरल एक्सेप्टेंस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। अब ये जनरल एक्सेप्टेंस थ्योरी क्या है? जनरल एक्सेप्टेंस टेस्ट एक्सपर्ट टेस्टिमनी मस्ट हैव एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हर पीयर। मैं ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको पीपीटी सेंड करूंगी तो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। पीयर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। अब ये जनरल एक्सेप्टेंस क्या है कि आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो आपके पीयर ग्रुप के से सिमिलर होने चाहिए। आप अगर साइंस की बात कर रहे हैं, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का अलग रिजल्ट आ रहा है और आपका अलग रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि आप में हम दोनों ही है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ठीक है, और हमें एग्जामिनेशन करना है एक फिंगरप्रिंट का, तो मैं ये कहूंगी कि ये फिंगरप्रिंट ह्यूमन का नहीं है क्योंकि मुझे अपने पार्टी को सपोर्ट करना है, और आप कहेंगे कि ये फिंगरप्रिंट ह्यूमन का है। तो हम दोनों ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और हम दोनों ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो मैं अगर गलत कह रही हूं तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जनरल एक्सेप्टेंस थ्योरी से बाहर बात कर रही हूँ कि मैं जिस कम्युनिटी में हूँ, मैं जिस पेयर ग्रुप में हूँ, मुझे उसमें ही जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है उससे ही फॉलो करना है। मैं अलग से अपनी थ्योरी नहीं बना सकती जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है। ये जो 8 अलग के साइंटिस्ट थे, उनके जो टेस्ट थे जो वो यूज कर रहे थे, वो उनके अपने खुद के टेस्ट थे जो कि जनरली यूज नहीं किए जाते अदर साइंटिस्ट्स के द्वारा, या जो यूज नहीं किए जाते अदर साइंटिस्ट ने कभी यूज नहीं किया है। तो ये अपने खुद के टेस्ट ये यूज कर रहे थे। तो अपने खुद के पर्सनल या खुद के इन्वेंटेड टेस्ट यूज करके अगर आप उसके रिजल्ट के बेसिस में किसी रिजल्ट का डिमांड करते हैं, अगर आप उसके अपने खुद के टेस्ट के बेसिस पे अगर कोई डिसीजन का डिमांड करते हैं, तो वो जनरल एक्सेप्टेंस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगी। आप अपने कम्युनिटी के जो पीयर ग्रुप है उनके साथ आप जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ही आपको फॉलो करना है, और अगर आप इस स्टैंडर्ड के बाहर जाते हैं तो आपके स्टेटमेंट एक्सेप्टेड नहीं होंगे। अब यही है FYRE स्टैंडर्ड। क्या है? यही है FYRE स्टैंडर्ड, जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। अब साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसमें ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड प्रेजेंट है, कुछ टेस्ट ऑलरेडी पहले से हैं और कुछ स्टैंडर्ड प्रेजेंट है। अगर आप अपने खुद के टेस्ट बना लेते हैं या अपने खुद का एग्जामिनेशन कुछ अलग बना लेते हैं जो साइंटिफिक कम्युनिटी से एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो कोर्ट में भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ठीक है। फॉर द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक टू बी एडमिसिबल, अगर आप चाहते हैं कि आपका साइंटिफिक टेक्निक एडमिसिबल होना चाहिए, देन इट मस्ट sufficiently established to have gained general acceptance। तब वो जो आपका जो टेक्निक है वो इतना स्टैब्लिश होना चाहिए कि उसको जनरल एक्सेप्टेंस मिल सके, ठीक है। अगर ये ग्रुप है 10 साइंटिस्ट का और ये कहते हैं कि अर्थ राउंड है, ठीक है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है अर्थ राउंड है। कोई 3 अलग से एक्सपर्ट है जो कहते हैं कि नहीं, अर्थ राउंड नहीं है। तो इन्होंने बोला, इन 3 एक्सपर्ट्स ने बोला कि हमने खुद का एनालिसिस किया, एग्जामिनेशन किया और हमने ये पाया कि अर्थ राउंड नहीं है। बट ये जो 10 एक्सपर्ट अलग से वो कह रहे हैं अर्थ राउंड है, इन्होंने भी एग्जामिनेशन किया और ये जो इनकी थ्योरी है वो एस्टैब्लिश्ड है इसलिए एक्सेप्टेबल है। बट ये जो 3 एक्सपर्ट्स हैं इनकी जो थ्योरी है ये एस्टैब्लिश्ड नहीं है इसलिए एक्सेप्टेड नहीं है। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि अगर आप कोई टेक्निक यूज करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक यूज करते हैं, तो वो इतनी एस्टैब्लिश होनी चाहिए कि उसको जनरल एक्सेप्टेंस मिला हुआ हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, तभी तो आप कोर्ट में उसे एडमिसिबल कर सकते हैं। दिस इज रिफर्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस, और यही जनरल एक्सेप्टेंस की तरह पे रिफर्ड होती है टेस्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी से जनरल एक्सेप्टेंस टेस्ट ये कहलाती है। अब ये 1975 में फेडरल रूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पास हुआ था इनका। 1975 में FRE फेडरल रूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पास हुआ था, और इसमें यही लिखा था कि अगर आप कोई साइंटिफिक, टेक्निकल या कोई अदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज देना चाहते हैं या उसके लिए असिस्ट करना चाहते हैं ट्रायल में, ताकि आप किसी फैक्ट को अंडरस्टैंड करवा सके किसी एविडेंस के बेसिस पे, या फिर किसी फैक्ट को डिटरमिन करा सके, या वो कोई विटनेस, तभी वो विटनेस क्वालिफाइड कहलाएगा एज अ एक्सपर्ट। अगर उस पर्सन को एक्सपीरियंस हो,
उसने ट्रेनिंग ले रखी हो, एजुकेटेड हो, and may justify the form of opinion and otherwise if the testimony is based on the sufficient fact and data. तभी वो टेस्टिमनी एक्सपर्ट टेस्टिमनी होगी या तभी हम उसकी बात मानेंगे अगर उसके पास sufficient facts और डाटा है, तभी हम उसकी बात मानेंगे अगर वो रिलायबल प्रिंसिपल और मेथड्स का यूज कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए, तभी हम उसकी बात मानेंगे जब वो विटनेस प्रिंसिपल्स और मेथड्स, रिलायबल मेथड्स को अप्लाई करता है जिसमें कुछ फैक्ट्स हैं, अपने मन से कुछ भी हवा में टेस्ट नहीं कर सकते आप, तभी हम उसे एक्सपर्ट स्टैंडर्ड मानेंगे और जनरली एक्सेप्टेड मानेंगे। तो अगर आप कोई टेक्निकल नॉलेज की फील्ड है, कोई साइंटिफिक फील्ड है, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल आपके पास है, तभी हम आपकी बात मानेंगे या तभी हम आपको विटनेस मानेंगे अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप साइंटिफिक फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पे बात करते हो, रिलायबल प्रिंसिपल यूज करते हो, मेथड्स अप्लाई करते हो, तभी ही हम आपके जो स्टेटमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल मानेंगे। तो ये जो केस हुआ था इसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी ही बात मानी गई। ये माना गया कि जो मेडिसिन है, एंटी नोजिया जो ड्रग है, वो बर्थ डिफेक्ट कॉज नहीं करती और इसीलिए जो इनके पर्सनल एक्सपर्ट थे जो ये कह रहे थे कि बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है, उनके स्टेटमेंट्स को खारिज कर दिया गया, उनके स्टेटमेंट्स को नहीं माना गया क्योंकि उनका जनरली एक्सेप्टेबल नहीं था। वो जो उनकी थ्योरीज थी उनको वो एस्टैब्लिश नहीं थी, उनकी जो थ्योरीज थी वो एस्टैब्लिश नहीं थी, उनकी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए उनकी थ्योरीज को नहीं माना गया। और यही है आपका FIRE एंडाउबर्ट स्टैंडर्ड, यही है FIRE एंडाउबर्ट स्टैंडर्ड। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट में आप पूछ सकते हैं। आई होप ये लेक्चर क्लियर हो। अगर कोई भी इशू हो सो you can message me there and see you in the next class. Bye.